मूवी स्टार्ट होती है और बीमस नाम के एक सेल्समैन को दिखाया जाता है जो कि एक विलेज में एनिमल्स को ऑक्शन कर रहा था। वो लोगों को बताता है कि एनिमल्स बहुत मेहनती होते हैं लेकिन उनमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती, इसलिए वो कुछ न्यू तरह के एनिमल्स उनके लिए लेकर आया है। इसके बाद बीमस के फ्रेंड शैंक और ऑली कुछ एनिमल्स को लेकर आते हैं। ये एनिमल थॉरीफेंट थे जो कि हॉर्स और एलिफेंट का मिक्सचर थे। इसके बाद वो एक छोटू से एनिमल थॉरीफेंट को स्टेज पर लेकर आते हैं जिसका नाम मोस्टली था। लोग उसको देखकर बहुत हैरान होते हैं कि ये एनिमल्स तो इंसानों की तरह बोल सकते थे। इसके बाद बीमस उन सबको बोली लगाने को कहता है। इस सब से मोस्टली बहुत खौफजदा हो जाता है और वो अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसकी मॉम भी नहीं जानती थी ये सब क्या है। और एट लास्ट एक फार्मर मोस्टली को खरीद लेता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम 25 साल के बाद का सीन देखते हैं और हम मोस्टली को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं। उसकी वाइफ जिसका नाम बैरा है और उसका बेटा जिसका नाम रू है। मोस्टली को एक साइमन नाम के फार्मर ने खरीदा था और वो मोस्टली के जरिए से खेतों में हल चलाता था। वो मोस्टली से बहुत ज्यादा काम लिया करता था और वो बहुत ज्यादा क्रूर भी था, लेकिन मोस्टली को अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा फिक्र थी, इसलिए वो अपनी फैमिली की खातिर उस आदमी की हर इविलनेस को भी बियर कर लेता था और उससे जितना भी काम लिया जाता था वो खामोशी से कर लिया करता था। सीन चेंज होता है और अब हम बीमस को देखते हैं जो कि दोबारा से उस विलेज में आता है जिसने थॉरीफेंट को साइमन को सेल कर दिया था। उसके पास जो थॉरीफेंट था वो बहुत ज्यादा सीनियर हो चुका था। उस सीनियर ओल्ड थॉरीफेंट का नाम टर्पिन था। टर्पिन को मोस्टली की पूरी फैमिली जानती थी। बीमस साइमन को करीब में ही मौजूद एक लैंड लेने के लिए राजी करता है और उस लैंड के बदले में वो अपने थॉरीफेंट को ऑक्शन करने को कहता है। मोस्टली उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो साइमन के पास आता है और उसे बताता है कि वो लैंड तो बिल्कुल खराब है और वो बिल्कुल बंजर हो चुका है। साइमन मोस्टली के साथ बैड बिहेव करता है और उसे मार कर कहता है कि तुम्हारे मशवरे की मुझे कोई जरूरत नहीं और तुम यहाँ से चले जाओ। थॉरीफेंट अपनी वाइफ बैरा के पास आता है और हमें पता चलता है कि बैरा प्रेग्नेंट है और उनका एक नया बेबी आने वाला है और उसके बारे में सोचकर बैरा बहुत खुश थी। अब हम रात का सीन देखते हैं और रू आकर मोस्टली को बताता है कि उसने एक बहुत ही वियर्ड जगह देखी है। वो मोस्टली से उस जगह पर चलने को कहता है, लेकिन मोस्टली बहुत ज्यादा थक चुका था। बैरा मोस्टली से कहती है कि उसे रू के साथ जाकर वो जगह जरूर देखनी चाहिए। अब वो दोनों उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उन लोगों को रास्ते में जुगनू भी मिलते हैं। वो उनके साथ एट लास्ट उस केव तक पहुंच जाते हैं। वहां जाकर मोस्टली देखता है कि उस केव के ऊपर बहुत सारे थॉरीफेंट के नक्शो निगार बने हुए हैं, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो सारे थॉरीफेंट इंसानों की तरह दो पैरों पर खड़े थे और अपने हाथों से काम कर रहे थे। उन ड्राइंग्स को देखकर मोस्टली को टर्पिन की एक बात याद आ जाती है कि टर्पिन ने एक बार बताया था कि बहुत साल पहले थॉरीफेंट इंसानों की तरह दो पैरों पर चला करते थे। टर्पिन ने ये भी बताया था कि थॉरीफेंट इंसानों से बचने के लिए नॉर्थ साइड चले गए थे और जो थॉरीफेंट यहाँ पर रह गए थे इंसानों ने उन्हें अपना स्लेव बना लिया था और यहाँ पर रहने वाले थॉरीफेंट इस उम्मीद में थे कि नॉर्थ जाने वाले थॉरीफेंट उन्हें आकर बचा लेंगे, लेकिन कुछ थॉरीफेंट का ख्याल ये भी था कि नॉर्थ जाने वाले थॉरीफेंट उन्हें भूल गए हैं और अब वो उन्हें बचाने नहीं आएंगे। ये सब देख लेने के बाद मोस्टली और रू अपने घर वापस आ जाते हैं। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और वो बैरा से कहता है कि हमें रू को इन तमाम बातों से दूर रखना होगा। अभी वो तीनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि उन्हें बाहर से बीमस और साइमन की बातें करने की आवाजें आती हैं और वो चुपके से उनकी बातें सुनने लगते हैं। बीमस साइमन से कह रहा था कि वो न्यू बेबी के डिलीवर होने के बाद रू को बेच देगा और वो लैंड खरीदने के लिए तैयार हो चुका है। बीरा ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और वो मोस्टली से कहती है कि अब तुम्हें कुछ करना होगा और मुझे लगता है कि हमें नॉर्थ जाने वाले अपराइट थॉरीफेंट ही बचा सकते हैं। सीन चेंज होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर साइमन मोस्टली को उस नए लैंड पर लेकर जाता है और वो मोस्टली के जरिए से वहाँ पर मौजूद फील्ड्स पर प्लगिंग करता है, लेकिन क्योंकि वो जमीन बंजर और पथरीली थी इसलिए वो वहाँ पर अच्छे से हल नहीं चला पाता और उसकी मशीन टूट जाती है और मोस्टली दूर जाकर गिरता है। लेकिन इसके बावजूद साइमन मोस्टली
को बुरे तरीके से मारता है और उसे धक्का भी देता है और वो बीमस पर भी गुस्सा करता है कि उसने उसे कैसा लैंड देने का कहा है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, हल टूट चुका था और इस वजह से साइमन को बेहद गुस्सा आ रहा था। अब मोस्टली को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो हर हाल में अपनी फैमिली को साइमन से बचा कर रहेगा। वो रू से कहता है कि वो अपराइट थॉरीफेंट्स को ढूंढने के लिए जा रहा है और उसे यहाँ रहकर अपनी मॉम का ख्याल रखना होगा और मोस्टली भागता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है जहाँ से उस केव तक वो आसानी से पहुँच सकता था। साइमन अपने साथियों के साथ मिलकर मोस्टली को ढूंढने के लिए जाता है लेकिन वो उसको तलाश नहीं कर पाता। साइमन जब वापस आता है तो वो बहुत गुस्से में था। वो बेरा और रू को उनके शेड में लॉक कर देता है ताकि वो दोनों भी कहीं भाग न जाएं। यहाँ पर बीमस साइमन से कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, वो शहर से किसी को लेकर आएगा और वो किसी न किसी तरह मोस्टली को ढूंढकर उस तक ले आएंगे। इसके बाद बीमस एक डेंजरस हंटर वॉरफील्ड को लेकर आता है। रू और उसकी मॉम अपने शेड की झिरी में से उसको देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि मोस्टली की जान खतरे में है। रू अपने फादर की जान बचाने के लिए उस शेड में से किसी न किसी तरह निकल जाता है, लेकिन टर्पिन उसे रोकता है और समझाता है कि तुम्हारी मॉम को इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। बीमस शैंक और ऑली को वॉरफील्ड के पीछे भेजता है ताकि वो भी जान सके कि थॉरीफेंट को कैसे पकड़ते हैं। मोस्टली केव के अंदर जाकर एक गड्ढे में गिर जाता है और वो वहाँ पर फंस जाता है। इतने में वहाँ पर वॉरफील्ड भी आ जाता है। अब मोस्टली समझ जाता है कि ये वॉरफील्ड का बिछाया हुआ एक ट्रैप था जिसके अंदर वो फंस चुका था। शैंक और ऑली भी वॉरफील्ड का पीछा करते हुए केव के अंदर आ जाते हैं। ऑली भी उस ट्रैप में फंसकर नीचे गिर जाता है। अब मोस्टली चालाकी से ऑली के ऊपर चढ़कर उस गड्ढे से बाहर आ जाता है और वॉरफील्ड से बचता हुआ वहाँ से भाग जाता है। मोस्टली केव से बाहर निकलकर आगे की तरफ जाता है तो उसे वाटरफॉल नजर आता है। अब वो पीछे का जायजा लेता है तो उसे पता चलता है कि वॉरफील्ड अब तक उसका पीछा कर रहा था। मोस्टली फिर से भागना शुरू कर देता है और वो थोड़ा आगे जाता है लेकिन वो दोबारा से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। अब भी वॉरफील्ड उसके पीछे आ रहा था। गिरने की वजह से उसे काफी चोट लग जाती है, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो वाटरफॉल के पीछे मौजूद एक केव में होता है। वो जगह एक कैसल के जैसी थी। मोस्टली को वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो छुपकर वहाँ का जायजा लेने लगता है। मोस्टली को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसे देख रहा है। पता चलता है कि वहाँ पर अपराइट्स रहते थे। अब मोस्टली को यकीन हो जाता है कि उसने केव में जो ड्राइंग्स देखी थी वो बिल्कुल रियलिटी पर कंसिस्ट थी। अपराइट्स भी मोस्टली को देख लेते हैं। वो उसके पास आ जाते हैं। अपराइट्स के नाम थे वार्नी, डीवर और गैलन। डीवर मोस्टली से कहता है कि वो बिल्कुल नहीं जानता था कि उस केव से बाहर भी थॉरीफेंट्स मौजूद है। मोस्टली उनसे पूछता है कि वो सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर डीवर उनसे कहता है कि गैलन ने कल रात को ख्वाब में फायर फ्लाइज देखी थी, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर आए हैं। मोस्टली उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि वो किस तरह की प्रॉब्लम्स में घिर चुका है और वो अपराइट से कहता है कि उन्हें अपनी आर्मी को लेकर आना होगा ताकि वो केव से बाहर थॉरीफेंट को इंसानों से बचा सके। उन्हें मोस्टली की बातों पर पूरा बिलीव होता है, इसलिए वो उसे अपने आइलैंड पर ले जाते हैं। रास्ते में ये मोस्टली को बताते हैं कि किस तरह हाथों की मदद से बहुत सारे काम आसानी के साथ किए जा सकते हैं। सीन चेंज होता है और हम वॉरफील्ड को देखते हैं जो कि मोस्टली का पीछा करते करते उस केव तक पहुंच जाता है। अब हम उन सारे थॉरीफेंट्स को देखते हैं जो कि चलते चलते एक फॉरेस्ट तक पहुंच जाते हैं जिसका नाम था द ग्रेट ऑर्चर्ड। वार्नी मोस्टली को बताता है कि उस जंगल के पीछे उनकी सिटी है। मोस्टली को वो ये भी बताता है कि वो लोग उस जंगल के अंदर एंटर नहीं हो सकते क्योंकि वो इम्प्योर हैं। वो मजीद बताता है कि उस फॉरेस्ट में थॉरीफेंट की एक प्योर ट्री मौजूद है जिसकी हिफाजत गार्डियन कर रहा है और वो गार्डियन उनसे नाराज है और जो भी थॉरीफेंट इस फॉरेस्ट के अंदर जाता है वो आज तक कभी लौट कर नहीं आया। मोस्टली देखता है कि उस फॉरेस्ट के नीचे एक केव बनी होती है। वो उनसे कहता है कि हम इस केव के थ्रू चलते हैं और ऐसे हमें फॉरेस्ट के अंदर एंटर भी नहीं होना पड़ेगा। बाकी सारे थॉरीफेंट को भी मोस्टली का आइडिया पसंद आता है। जैसे ही वो केव के अंदर एंटर होते हैं सारी ट्रीज नीचे आने लगती हैं और फिर वो लोग अपनी जान बचाते हुए केव से बाहर भागते हैं। सिटी तक जाने का एक और रास्ता होता है लेकिन वो थोड़ा लंबा था। अब वो लोग वहाँ से जाने का डिसाइड
डिसाइड करते हैं। अब क्योंकि रात हो चुकी थी इसलिए वो एक खंडर के अंदर रात स्पेंड करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ हम रू को देखते हैं जो कि ना सिर्फ अपनी मॉम का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था बल्कि साथ साथ वो काम भी सीख रहा था। टर्पिन भी वहाँ पर मौजूद होता है और वो रू को समझाता है कि जब तक उसके फादर वापस नहीं आ जाते वो यहाँ पर रहेगा और उन लोगों का ख्याल करेगा और उनका साथ देगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गैलन कुछ फायर फ्लाइज को देखता है और वो उनका पीछा करते हुए उनके पीछे जाने लगता है। बाकी तीनों उसको रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं। वॉरफील्ड मोस्टली का पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच जाता है। अब मोस्टली बाकी तीनों को बताता है कि किस तरह वॉरफील्ड बहुत टाइम से उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा है। गैलन मोस्टली से कहता है कि तुम्हें फायर फ्लाइज पर ट्रस्ट करना होगा। इसके साथ ही मोस्टली और गैलन नीचे छलांग लगा देते हैं। वॉर्नी और डीवर को लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं लेकिन वो दोनों देखते हैं कि मोस्टली और गैलन फायर फ्लाइज की मदद से उड़ते हुए ऊपर आते हैं। ये देखकर वॉर्नी और डीवर भी नीचे छलांग लगा देते हैं और फायर फ्लाइज की मदद से उड़ते हुए दूर जाने लगते हैं और इस तरह उन्हें वॉरफील्ड से छुटकारा मिल जाता है। फायर फ्लाइज की मदद से ये लोग उस सिटी तक पहुंच जाते हैं। मोस्टली खुशी खुशी उस सिटी के अंदर एंटर होता है। वो यहाँ पर सब चीजों को देखकर बहुत हैरान था क्योंकि यहाँ पर थॉरीफेंट्स इंसानों की तरह रह रहे थे और वो ये सोचकर भी बेहद खुश था कि अब वो अपनी फैमिली को आसानी से बचा सकता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी खुशी परेशानी में चेंज हो जाती है क्योंकि इस सिटी में मौजूद सारे थॉरीफेंट्स बहुत बूढ़े हो चुके थे। अब उसे वॉर्नी बताता है कि यहाँ पर बहुत अरसे से कोई भी थॉरीफेंट पैदा नहीं हुआ और ये सब ग्रेट ऑर्चर्ड के कर्ज की वजह से हो रहा है। वो बताता है कि इन थॉरीफेंट्स की जिंदगी बिल्कुल आखिरी मराहिल में चल रही है। ये सब देखने के बाद मोस्टली बहुत ज्यादा उदास था और वो डिसाइड करता है कि उसे अपनी फैमिली के पास चले जाना चाहिए। लेकिन वॉर्नी उसे कहता है कि क्या हम तुम्हारी फैमिली के जैसे नहीं हैं? प्लीज तुम एक दिन और रुक जाओ क्योंकि यहाँ की क्वीन भी तुमसे मिलना चाहेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीमस को टर्पिन का एक बहुत अच्छा खरीदार मिल जाता है और वो टर्पिन को लेने आ जाता है। इस सब से रू बहुत ज्यादा अपसेट था क्योंकि टर्पिन जा रहा था। टर्पिन रू को सैड देखकर कहता है कि तुम बिल्कुल भी अपसेट ना हो क्योंकि तुम्हारे डैड आ जाएंगे और जब तक तुम्हारे डैड नहीं आ जाते तुम्हें स्ट्रॉन्ग होकर अपनी मॉम का ख्याल रखना होगा। बीमस साइमन से कहता है कि वो जा रहा है लेकिन जल्द ही वो वापस आएगा। जैसे ही नया बेबी पैदा होगा वो रू को लेने आ जाएगा। अब बेबी डिलीवरी का टाइम आता है और बीरा के यहाँ एक क्यूट सा बेबी पैदा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोस्टली क्वीन से मिलने जाता है। जब वो क्वीन से मिलता है तो वो देखता है कि कैसल ऑर्चिड के बिल्कुल पीछे बना था। यहाँ पर क्वीन मोस्टली को यकीन दिलाती है कि जैसे भी होगा वो उसकी हेल्प जरूर करेगी। क्वीन के ये कहने की देर थी कि सारे थॉरीफेंट मोस्टली से कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे ताकि तुम्हारी हेल्प कर सकें। अभी ये बातें चल ही रही थी कि एक बूढ़ा थॉरीफेंट भागता हुआ आता है और बताता है कि एक इंसान उनकी सिटी में एंटर हो चुका है, यानी वॉरफील्ड उस सिटी तक पहुंच चुका था। सारे थॉरीफेंट वॉरफील्ड से वहां से चले जाने को कहते हैं लेकिन वॉरफील्ड उनकी बात मानने के बजाय गैलन के ऊपर अटैक करके उसको जख्मी कर देता है। सारे थॉरीफेंट गैलन को उठाकर अंदर लेकर आते हैं और गैलन मोस्टली से कहता है कि तुम्हें फायर फ्लाइज पर बिलीव करना होगा और उनको फॉलो करना होगा। अब मोस्टली वहाँ पर कुछ फायर फ्लाइज को देखता है और उसके माइंड में अचानक से एक आइडिया आता है। वो सारे थॉरीफेंट को कहता है कि तुम सब जल्दी से छुप जाओ। वो चाहता था कि वॉरफील्ड उसका पीछा करते करते उसी ग्रेट ऑर्चर्ड में चला जाए। वहाँ पर क्वीन उसे बताती है कि अगर वो उस प्योर ट्री का फ्रूट खा लेगा तो ये सारा कर्स टूट सकता है। उसके साथ ही क्वीन उसे गार्डियन से बचने का तरीका भी बताती है क्योंकि वो गार्डियन किसी भी थॉरीफेंट को उस ट्री के करीब नहीं आने देता। अब प्लान के मुताबिक मोस्टली वॉरफील्ड को अपने पीछे लगाकर जंगल के अंदर एंटर हो जाता है। वो बहुत बहादुरी से वॉरफील्ड के साथ फाइट करता है और उसे अपनी ताकत से उठाकर फेंक देता है। इसके बाद मोस्टली कुछ फायर फ्लाइज को देखता है जो कि उसे प्योर ट्री के करीब बुला रही थी। मोस्टली भागते हुए ट्री के करीब जा रहा था कि वॉरफील्ड फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है और मोस्टली बहुत बुरे तरीके से नीचे गिर जाता है और वॉरफील्ड सोच रहा था कि वो मोस्टली को बहुत बुरे तरीके से मार डालेगा लेकिन वहाँ पर मौजूद सारी फायर फ्लाइज अचानक से एक वॉरियर का रूप ले लेती हैं और मोस्टली को अपने साथ उठाकर वहाँ से डिसअपियर हो जाती
हैं। लेकिन वॉरफील्ड अब भी मोस्टली का पीछा कर रहा था और वो उसको ढूंढता हुआ जंगल के काफी अंदर चला जाता है और वो जंगल की भूल भुलैयों में गुम हो जाता है। वो उस जंगल में बंद हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम उस कैसल का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे थॉरीफेंट्स को लग रहा था कि मोस्टली मारा गया, लेकिन अचानक से फायरफ्लाइज मोस्टली को लेकर आ जाती हैं और फायरफ्लाइज मोस्टली के सारे वाउंड्स भी ठीक कर देती हैं। अब यहाँ पर ये रिवील होता है कि उस प्योर ट्री की गार्डियन ये सारी फायरफ्लाइज थी। अब मोस्टली को याद आता है कि ये फायरफ्लाइज तो स्टार्टिंग से ही उसे गाइड कर रही थी और फायरफ्लाइज उसे प्योर ट्री का फ्रूट भी ला कर देती हैं, जिसे खाकर सारा कर्ज खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रू अपनी मॉम और अपनी छोटी बहन रोजी को बाय कर रहा था, क्योंकि अब वादे के मुताबिक बीमस के साथ जा रहा था। बीरा ये सब देखकर बहुत अपसेट थी, लेकिन हम देखते हैं कि दूर से ही एक शैडो चल कर आ रहा है। करीब आने पर पता चलता है कि वो तो मोस्टली था, जो कि इंसानों की तरह चल कर आ रहा था। वो साइमन के पास आता है और उससे कहता है कि मेरी फैमिली को छोड़ दो, लेकिन साइमन उसकी बात मानने के बजाय उसे मारने की कोशिश करता है। इस पर मोस्टली अब उसे अपना नया रूप दिखाता है। इसके बाद रू भी खुद को बीमस से छुड़ाकर अपने डैड के पास भागकर आ जाता है। अब वो रोजी को देखता है और उसे अपनी गोद में उठाकर बहुत खुश होता है। अब वो उस प्योर ट्री का फ्रूट अपनी पूरी फैमिली को खिलाता है और वो खाते ही वो सब भी अब राइट्स में चेंज हो जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मोस्टली अपनी फैमिली को लेकर उसी सिटी में आ जाता है जहाँ पर सारे अपराइट्स रहते हैं और यहीं पर इस ब्यूटीफुल मूवी का एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।